नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम दिखाते हैं हर सच बिना किसी दबाव के। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या असदुद्दीन ओवैसी जी ने इजरायली प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला सकते हैं? और प्रधानमंत्री मोदी जी पर उनका ये सीधा वार आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए क्या है ओवैसी जी का कहना। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता। गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा। क्या आपको पता है कि जिस टीके को आप अपनी सुरक्षा मान रहे हैं वही आपकी जान का दुश्मन बन सकता है? आखिर क्यों देवेंद्र बलहारा जी सरेआम लोगों को मास्क और वैक्सीन के खिलाफ भड़का रहे हैं? क्या है इस संगठन की शक्ति का असली राज और क्यों उन्होंने इजराइल और नाइजीरिया का उदाहरण देकर सबको चौंका दिया है? क्या वाकई ये वैक्सीन आपकी जमीनें हड़पने की कोई बड़ी साजिश है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये बात सही है जय, अगर आज सवेरे वो दिल्ली हाईकोर्ट वाला जो पंजाब हाईकोर्ट वाला रोड़ा ना होता, सारा चंडीगढ़ जाम हो गया था। सारे युवा सड़क के ऊपर आ गए थे। इसी तीसी कर रखी है कि मास्क लगाओ, टीका लगवाओ, टीका लगवाओ होना चाहिए। उनने सारा जाम कर दिया और सारा खोल दिया। इनने जो है एकता का फायदा, जो है संगठन का फायदा। आप लोगों को मालूम है कि ये मास्क बीमार कर रहा है, फिर भी क्यों लगाओ आप लोग? आप लोगों को मालूम है कि ये टीका मार रहा है लोगों को, तो क्यों लगवा रहे हो आप लोग? गामा में जो आपके वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो टीके वाले सेंटर बना रखे, सारा ने सेंटर ने खदेड़ दो। नाइजीरिया के अंदर सारे टीके वाले बजा दिए, सारे के सारे। और मैं बताने लग रहा हूँ, इजराइल के अंदर 4 डोज लाग ली। पहली डोज लागेगी उस्ताद दे मरेंगे, दूसरी लागेगी थोड़े बाद तक उसका नुकसान होगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 10वीं, जब तक लगती रहेगी, जब तक इतने बर्बाद नहीं हो जाते कि सारी जमीन इनके काबू में नहीं आ जाए। इसलिए यह लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। क्या बुर्ज खलीफा को गिराने की तैयारी हो चुकी है? आखिर वो क्या राज है जिसे बुर्ज खलीफा की दीवारों के पीछे छिपाया जा रहा है? अरब की दौलत और साजिशों के इस गहरे खेल का असली सच क्या है? इस पर मौलाना सादिक जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अभी तो बुर्ज खलीफा गिरा ही नहीं। बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे सीआईए के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहाँ बैठे रहते हैं। ये नकाब के खिलाफ, ये हिजाब के खिलाफ, ये पर्दे के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये मस्जिद के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ साजिशों का अड्डा है। इसलिए इन अड्डों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इन्हीं के ज़कात खैरात से तो भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो क्या करोगे? कब से चल रहे हैं? इस्लाम 1450 साल पुराना है और इनको पैसा आए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ, 30 साल हुआ। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? अरब को पैसा आए हुए मात्र 3 दशक हुए। तो क्या 3 दशक का इस्लाम है? क्या 3 दशक में जो है इस्लाम का क्या इमाम बुखारी इनके चंदा से बने थे? इमाम गजाली इनके चंदे से बने? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि अब दुनिया के सामने वैसी नहीं रही जैसी हम सोचते थे? क्यों संजय सिंह जी ने मोदी जी के विदेशी दौरों और उनके व्यवहार पर इतना बड़ा हमला बोला है? आखिर क्यों वो कह रहे हैं कि दूसरे देश मोदी जी की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं? क्या जबरदस्ती गले लगने के पीछे का पूरा सच सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में
ही खीखी और जबरन गले पड़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बन चुकी है। कभी किसी का जबरन हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ छुड़ाता रहता है, जबरदस्ती हंसते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और इस कमजोरी का फायदा दुनिया के तमाम देश उठाते हैं, उनकी झूठे तारीफें कर देते हैं, एक आध मेडल गले में डाल देते हैं और जो कुछ भी उनकी मर्जी होती है भारत के हितों के विरोध में जाकर वो समझौता करा लेते हैं प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की कायराना करतूतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का फूटा गुस्सा। राजनाथ सिंह जी ने भरी सभा में पड़ोसी देश को दी ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। आखिर क्या इस बार भारत पलटवार करने वाला है? देखिए राजनाथ सिंह जी का ये धाकड़ अंदाज। पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी को। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में आखिर एडवोकेट मोहित शर्मा जी ने ईरान का साथ देने का ऐलान क्यों किया? क्या है वो 1990 और 1994 के अनसुने किस्से जब ईरान ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की ढाल बनकर रक्षा की थी? आखिर क्यों आज ईरान का ये संकट भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है? चलिए उन्हीं सुनते हैं। मैं साहब भारतीय होने के नाते कहता हूँ कि आई स्टैंड विद ईरान, और क्यों कहता हूँ, किस लिए कहता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी ईरान हमेशा भारत के साथ रहा। 1990 में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, उस वक्त पर अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान आगे आया और भारत को सस्ता तेल और गैस सही दामों पर देने का काम ईरान ने किया। 1994 में कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के विरोध में वोट कर भारत के साथ खड़ा हुआ ईरान। ईरान कोई वैसी कंट्री नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं, धर्म और मजहब की कंट्री नहीं। ईरान एक इंसानियत की कंट्री है जिसने सदैव भारत का साथ दिया। इसलिए एज अ भारतीय होने के नाते ये मेरी एक पर्सनल राय है, लेकिन जिस और भारत होगा, भारत देश के लोग होंगे, हम भारतीय होने के नाते उस और ही होंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारत देश का बयान भी एक ऐसा बयान होगा जो युद्ध को रोकने की बात करेगा, जो मध्यस्थता की बात करेगा। और आज आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत ने पूरे देश को गम में डुबो दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो जंग है, इस जंग पर विराम लगे, क्योंकि जंग से आज तक कभी किसी को कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बहरहाल इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग के बीच पहली बार कैमरे के सामने आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी जी ने इस महायुद्ध को लेकर दुनिया को क्या बड़ी चेतावनी दी है? और आखिर क्यों मोदी जी का ये बयान इजराइल और ईरान दोनों की नींद उड़ा सकता है? क्या है भारत का अगला कदम? इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहे।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।